कुछ दिनों पहले की बात है जब पाकिस्तान के मीडिया हाउसों ने खुशी में झूमते हुए ये दावा करना शुरू कर दिया कि इस बार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कनाडा में होने वाले G7 सम्मेलन में बुलाया ही नहीं गया। उन्होंने इसे ऐसे पेश किया मानो दुनिया की सबसे बड़ी खबर यही हो। एक के बाद एक लेख, वीडियो और शो, हर तरफ यही शोर था कि भारत को इस मंच से किनारा कर दिया गया है। इतना ही नहीं, ब्लूमबर्ग जैसे एक बड़े विदेशी मीडिया प्लेटफॉर्म ने भी इस तरह की खबर को जगह दे दी और पाकिस्तान को मानो अपनी बात को ग्लोबल रंग देने का मौका मिल गया। फिर क्या था, भारत में भी कई यूट्यूबर, कुछ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और खुद को एक्सपर्ट कहने वाले लोगों ने इस मुद्दे को लेकर राय देना शुरू कर दिया। सवाल उठने लगे, विश्व गुरु कहलाने वाला भारत क्या अब ऐसे आयोजनों से बाहर होने लगा है? लेकिन कहानी में मोड़ तब आया जब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट में यह स्पष्ट कर दिया कि उन्हें कनाडा के नवनियुक्त प्रधानमंत्री मार्क कार्नी का फोन आया था, जिन्होंने उन्हें सम्मेलन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। नरेंद्र मोदी ने उन्हें उनके नए पद की बधाई दी और भारत को G7 के लिए आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद कहा। यह सब इतने सधे हुए और सीधे तरीके से हुआ कि सारी अफवाहों का दम एक झटके में निकल गया। अब यह पूरी तरह से तय हो गया है कि भारत G7 सम्मेलन में हिस्सा लेने जा रहा है। यह सम्मेलन केवल एक औपचारिक मंच नहीं बल्कि एक बड़ा कूटनीतिक मैदान है, खासकर ऐसे वक्त में जब भारत और कनाडा के रिश्तों में खटास पहले से ही दिख रही है। खालिस्तान से जुड़े मुद्दे, आतंकी तत्वों को पनाह देने के आरोप और राजनीतिक मतभेद, इन सब की परछाइयां इस बार के सम्मेलन पर रह सकती हैं। लेकिन अब देखना यह होगा कि कनाडा अपने अंदरूनी मसलों को पीछे रखकर वैश्विक सहयोग को तरजीह देता है या फिर घरेलू राजनीति में उलझा रहता है। G7 केवल कनाडा के लिए ही नहीं बल्कि यूरोप और दुनिया के अन्य हिस्सों के लिए भी बेहद अहम है। इसमें शामिल 7 देश फ्रांस, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, जापान, इटली और कनाडा वैश्विक अर्थव्यवस्था के शीर्ष पर माने जाते हैं। यदि भारत और चीन जैसी बड़ी उभरती ताकतों को नजरअंदाज कर दिया जाए तो ये 7 देश दुनिया की सबसे प्रभावशाली आर्थिक शक्तियां कहलाती हैं। यह सम्मेलन सिर्फ नीतियों की घोषणाओं के लिए नहीं होता बल्कि यहाँ पर होने वाली हर बातचीत, हर मुलाकात और हर वक्तव्य का असर आने वाले वर्षों की दिशा तय करता है। भारत की इस मंच पर मौजूदगी सिर्फ एक प्रतीकात्मक भागीदारी नहीं है, यह एक सीधा संकेत है कि चाहे कितनी भी अफवाहें फैलाई जाएं, भारत की आवाज अब दुनिया की सबसे अहम बैठकों में गूंजती है। किसी एक देश के मीडिया का प्रोपेगेंडा, कुछ झूठी सुर्खियों और राजनीतिक चतुराइयों से भारत की वैश्विक साख हिलने वाली नहीं। और इस बार भी यही हुआ। बातों की दुनिया से निकलकर सच्चाई ने मंच संभाल लिया। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की सूची उठाकर देखें तो अगर भारत और चीन को थोड़ी देर के लिए बाहर रख दें तो जो देश बचते हैं वही G7 का चेहरा बनते हैं। लेकिन यहीं पर असल दिक्कत शुरू होती है। लंबे समय से ये बात सामने आती रही है कि G7 की प्रासंगिकता अब पहले जैसी नहीं रही। वजह साफ है, चीन बहुत तेजी से अमेरिका को पछाड़ने की दिशा में है और भारत भी आर्थिक ताकत के रूप में जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है उसे अब नजरअंदाज करना मुमकिन नहीं। कनाडा की ओर से भारत को जो निमंत्रण आया है वह किसी एहसान का हिस्सा नहीं है, यह एक जरूरत है, G7 की जरूरत। उन्हें भारत को बुलाना ही पड़ेगा अगर उन्हें वैश्विक संदर्भ में खुद को प्रासंगिक बनाए रखना है। वरना जब एक समूह में न भारत है और न ही चीन तो कोई उस समूह को गंभीरता से ले भी क्यों? ब्रिक्स को ही देख लीजिए, भारत उसका स्थायी सदस्य है, वहीं G7 में अभी तक भारत को सिर्फ विशेष आमंत्रण के तहत बुलाया जाता है, वो भी हर साल। अब तो यह लगातार 6 साल हो चुका है और इस बार 7वां साल है जब भारत को फिर से बुलाया गया है। जो बात सबसे ज्यादा सोचने वाली है वो ये, अगर वैश्विक GDP में हिस्सेदारी की बात करें तो ब्रिक्स देशों का साझा हिस्सा 35% से भी ऊपर है, जबकि G7 का हिस्सा अभी भी 30% से नीचे है। जरा सोचिए, अगर भारत को बतौर अतिथि भी न बुलाया जाए तो G7 कितना कमजोर और पिछड़ा हुआ समूह लगेगा ब्रिक्स की तुलना में। एक बार एक पश्चिमी पत्रकार ने भारत के विदेश मंत्री से यह सवाल किया था कि आपने ब्रिक्स क्यों बनाया, इसका क्या उद्देश्य था? जवाब बेहद सटीक और कटाक्ष भरा था, क्योंकि आपने G7 जैसा क्लब बना लिया था जिसमें हमें कभी शामिल नहीं किया, इसीलिए हमें अपना क्लब बनाना पड़ा। और आज यह ब्रिक्स भी वैसा ही क्लब बन चुका है जो अपना वजूद खुद तय करता है अपने दम पर। अब इस बार जब सम्मेलन होगा तो चीजें और दिलचस्प हो जाएंगी। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप होंगे जिनसे प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात संभावित है, वहीं दूसरी तरफ ऑन ऑपरेशन सिंदूर जैसे मुद्दे पर सवाल उठ सकते हैं, क्योंकि यह पूरी तरह खत्म हुआ भी नहीं है। मीडिया जरूर पूछेगा
क्या ट्रंप ने खुद से सीज फायर का ऐलान कर दिया? इसमें उनका क्या रोल था? साथ ही पाकिस्तान से जुड़े सवाल भी वहीं टेबल पर होंगे। भारत की मौजूदगी के बिना G7 की चमक फीकी ही रहती है और यही बात धीरे धीरे पूरी दुनिया समझने भी लगी है। काफी दिलचस्प मोड़ ले चुका है ये पूरा G7 विवाद। शुरुआत तो बस एक अफवाह से हुई थी, पर जो शोर उठा उसने पूरे विमर्श का रुख ही बदल दिया। पाकिस्तान के कुछ जाने पहचाने पत्रकारों और उनके मीडिया हाउस ने जब यह फैलाना शुरू किया कि इस बार प्रधानमंत्री मोदी को G7 सम्मेलन में बुलाया ही नहीं गया, तो शुरुआत में यह बस एक सीमित चर्चा लग रही थी, मगर जल्द ही यह प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया की दीवारों से फिसलता हुआ भारत तक पहुंच गया। और दुख की बात यह रही कि हमारे यहाँ के कुछ यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स ने भी बिना तथ्यों की जांच किए वही बातें दोहरानी शुरू कर दी। अब देखिए, सरकार की आलोचना लोकतंत्र का हिस्सा है। सड़कों की हालत हो, स्कूलों की व्यवस्था या लोकल गवर्नेंस, इन पर सवाल उठाने चाहिए, मगर जब बात देश की विदेश नीति या वैश्विक मंचों पर भारत की प्रतिष्ठा की हो, तब तो कम से कम एकजुट रहना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुछ लोग बस इस इंतजार में बैठे थे कि कब एक अफवाह को पकड़कर सरकार की किरकिरी कर दी जाए। हामिद मीर जैसे लोग जो भारत के खिलाफ हमेशा अपने एजेंडे को हवा देते हैं, उन्होंने बिना किसी पुष्टि के वीडियो डाल दिए। मोदी की बेइज्जती शुरू, भारत को झटका वगैरह। फिर ऐसे वीडियोस को यहाँ के कुछ हलकों में संजीदगी से लिया जाने लगा और देखते ही देखते ये G7 आमंत्रण नाटक एक राष्ट्रीय बहस का मुद्दा बन गया। अब जरा सोचिए, क्या G7 आज भी उतना मायने रखता है जितना एक दशक पहले रखता था? कौन सा ऐसा फैसला आपको याद है जो G7 देशों ने मिलकर किया हो और उसका वास्तव में वैश्विक असर पड़ा हो? इन देशों की अर्थव्यवस्थाएं धीमे ढलान पर हैं, जनसंख्या संकट उनके सामने खड़ा है और ज्यादातर जगहों पर सामाजिक असंतुलन गहरा रहा है। कुछ साल पहले जब जो बाइडेन ने बिल्ड बैक टुगेदर नाम से एक योजना पेश की थी, तो खूब ढोल पीटे गए थे, मगर हुआ क्या? जमीनी स्तर पर उसका कोई खास असर नहीं दिखा। अब इसी सम्मेलन में जब डोनाल्ड ट्रंप फिर से वैश्विक मंचों पर कदम रखेंगे, तो वे खुद अपने पुराने सहयोगियों पर निशाना साध रहे हैं। कनाडा को अमेरिका में मिलाने की बातें, जापान से सुरक्षा समझौता हटाने की धमकी, यूरोप पर टैरिफ लगाने के इरादे। ये क्या किसी यूनिटी की निशानी है? ऐसे हालात में सवाल यह उठता है कि हमें G7 को लेकर इतना सजग होने की जरूरत भी है क्या? अब तो खुद भारत में कई जियोपॉलिटिकल थिंकर्स खुलकर कह रहे हैं कि G20 ज्यादा व्यावहारिक मंच है। उसमें न सिर्फ विकसित देश हैं, बल्कि वे उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं भी हैं जो आने वाले दशकों में दुनिया की दिशा तय करेंगी। ब्रिक्स की बात करें तो वो भी लगातार विस्तारित हो रहा है। हर साल नए सदस्य जुड़ते जा रहे हैं। वहीं G7 आज तक अपने दरवाजे बंद रखे बैठा है और भारत को सिर्फ स्पेशल गेस्ट के तौर पर बुलाया जाता है। साल दर साल भारत को आमंत्रण मिलता रहा है। इस बार लगातार 7वां साल है, लेकिन ये दोस्ती नहीं, एक अनिवार्यता है, क्योंकि अगर भारत जैसे देश को मंच पर नहीं लाया गया तो G7 की साख पर खुद ही सवाल खड़े हो जाते हैं। अब वक्त आ गया है कि हम खुद को इन औपनिवेशिक फ्रेमवर्क से बाहर निकालें। ये सोचना कि किसी सम्मेलन में शामिल होना ही एक ग्लोरी है, हमारे प्रधानमंत्री वहां जा रहे हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन यह मंच अब निर्णायक नहीं रहा। भारत को ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर भागीदारी जरूर करनी चाहिए, लेकिन उसकी प्राथमिकता अब G20 और ब्रिक्स जैसे समावेशी और गतिशील समूह होने चाहिए। आज भारत जिस आत्मविश्वास के साथ वैश्विक मंचों पर खड़ा है, उसे अब किसी की मान्यता की जरूरत नहीं रही और यही सोच अब राष्ट्रीय स्तर पर भी गहरानी चाहिए।